Hello dear students, welcome to our this session of rotational motion। बच्चों रोटेशनल मोशन के इस सेशन में हम लोग टॉर्क के कुछ क्वेश्चंस साथ में एंगुलर मोमेंटम उस पर बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों एक बहुत कॉमन एग्जांपल। हम लोग इमेजिन करें बच्चों ये एक्सिस है और ये कोई एक दरवाजा है, कोई गेट है जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सकता है। बच्चों कभी हमने नोटिस किया है कि हम हमेशा जो हैंडल यूज करते हैं गेट को ओपन और क्लोज करने के लिए वो हमेशा गेट के कॉर्नर पर ही क्यों होता है? उसका कारण है बच्चों इमेजिन कीजिए एक छोटा सा पॉइंट हम लोग सीख रहे हैं। मान लीजिए कोई गेट क्लोज है और हम उस गेट को खोलना चाहते हैं। तो गेट को खोलने के लिए हमें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ टॉर्क चाहिए कि कम से कम इतना टॉर्क तो रिक्वायर्ड है ही जिस पर वो गेट ओपन होगा। इससे कम टॉर्क पर वो ओपन नहीं होगा, आई मीन रोटेट नहीं होगा। तो बच्चों अगर हम लोग टॉर्क की बात करें तो आर परपेंडिकुलर एफ में जैसा मैंने बोला कि जो टॉर्क है उसका अमाउंट कांस्टेंट है, यानी कि फिक्स है कि कम से कम इतना टॉर्क तो हमें चाहिए ही उसको ओपन करने के लिए। तो बच्चों अगर टॉर्क को हम लोग कांस्टेंट कर दें और ये हो गया आर परपेंडिकुलर एफ, तो यहां से हमें एक इक्वेशन मिल रही है कि फोर्स जो है वो आर परपेंडिकुलर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। जिसका कहने का मतलब है कि अगर हम लोग एक्सिस से ज्यादा दूरी करेंगे तो बच्चों आर दूरी अगर हमने ज्यादा कर दी है तो हमें कम फोर्स लगा के ही उस बॉडी को रोटेट करना होगा। आई मीन कि अगर हम लोग अपने जो हिंज पॉइंट है ये यहाँ पर जो एक्सिस है वहां से हैंडल को अगर हम लोग सबसे ज्यादा दूरी पर यानी कि कॉर्नर पर स्थापित करते हैं तो उस केस में हमें कम से कम फोर्स से उतना टॉर्क मिल जाएगा जितना हम लोग उस गेट को रोटेट कराने के लिए चाहते हैं। और बच्चों अगर मैं हैंडल को यहां पर लगा दूं तो इमेजिन कीजिए कि इस जगह आर की वैल्यू कम है तो उतना ही टॉर्क जनरेट करने के लिए मुझे यहां पर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो यही रीजन है कि हम हमेशा कॉर्नर पर ही वो हैंडल क्यों अप्लाई करते हैं। इस पर बेस बच्चों किस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। टू अनस्क्रू अ रस्टेड नट वी नीड अ रेंच विद लॉन्गर आर्म। बच्चों कई बार इस एग्जाम्पल को हम लोगों ने डेली लाइफ में इमेजिन किया है। बच्चों मानकर चलिए कि कोई एक नट है और हम इसको खोलना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से वहां पर रेंच पाना जिसको हम लोग बोलते हैं वो यूज करते हैं। तो बच्चों कभी आपने गौर किया है कि मान लीजिए कोई टायर है उसको हमें ओपन करना है और मान लीजिए कि वहां जो नट है वो ओपन नहीं हो रहा है और उसको ओपन करने के लिए जो वहां पर्सन है जो उस टायर को खोल रहा है वो क्या करता है कि ये जो पाना है उसकी लेंथ को बढ़ा देता है, उसमें एक और रॉड फंसा देता है। ऐसा करने से क्या होता है कि अगर हम लोग इस पे फोर्स लगाएं तो बच्चों फोर्स लगाने का पैटर्न कुछ ऐसा होता है जब हम लोग नट को खोल रहे होते हैं। तो अगर हम लोग यहां से ये लेंथ बढ़ा दें यानी कि आर की वैल्यू बढ़ा दें तो कम से कम फोर्स से उतना टॉर्क जनरेट किया जा सकता है जितना इसको ओपन करने के लिए चाहिए। तो वही चीज उन्होंने लिखी है, टू अनस्क्रू अ रस्टेड नट वी नीड अ रेंच विद लॉन्गर आर्म। क्योंकि लॉन्गर आर्म होगी तो आर बढ़ा देने से कम फोर्स से हम रिक्वायर्ड टॉर्क जनरेट कर सकते हैं। रीजन उन्होंने क्या दिया है, रेंच विद लॉन्गर आर्म रिड्यूसेस द टॉर्क ऑफ द आर्म। नहीं, ये चीज गलत है। अगर हम लोग लॉन्गर आर्म लेते हैं तो टॉर्क जनरेट करने के लिए हमें कम फोर्स अप्लाई करना होता है। यहां पे लिखा है रिड्यूसेस द टॉर्क, मतलब असर्शन तो सही है पर रीजन गलत है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ये हमारे लिए सही ऑप्शन है। आगे बच्चों डिस्कस करते हैं अगेन एक क्वेश्चन। इट इज मोर डिफिकल्ट टू ओपन द डोर बाय अप्लाइंग द फोर्स नियर द हिंज, जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। बच्चों अगेन मैं डायग्राम बना देता हूं। ये हमारे पास डोर है। अगर हम लोग हिंज को और इस हैंडल को पास पास बना दें तो आर की वैल्यू कम होने से हमें टॉर्क जनरेट करने के लिए ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा। तो वही चीज लिखी, इट इज मोर डिफिकल्ट टू ओपन द डोर बाय अप्लाइंग द फोर्स नियर द हिंज। आगे लिखा है टॉर्क इज मैक्सिमम एट हिंज। नो, ये चीज गलत है। तो इसका मतलब अगेन हम लोग बोल सकते हैं कि असर्शन इज ट्रू, इट इज मोर डिफिकल्ट टू ओपन द डोर बाय अप्लाइंग द फोर्स नियर द हिंज, बट रीजन इज फॉल्स। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। आगे डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों एक चीज में, यहां पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं, जवाब दें। क्या ऐसा पॉसिबल है कि बॉडी पे नेट फोर्स तो जीरो हो? क्या ऐसा पॉसिबल है कि बॉडी पे नेट फोर्स तो जीरो हो पर नेट टॉर्क जीरो ना हो? यस, इट इज पॉसिबल। और बच्चों उस एग्जाम्पल को हम लोग बोर्ड पर डिस्कस कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ फोर्स कपल। बच्चों आप देख रहे हैं कि यहां पर एक रॉड है जिसको हमने इसके मिड पॉइंट पे पाइवोट कर रखा है। अगर हमसे पूछा जाए कि इस रॉड पे नेट फोर्स कितना है तो आपका जवाब होगा कि एफ फोर्स लग रहा है बैकवर्ड और एफ फोर्स लग रहा है फॉरवर्ड। तो अगर नेट फोर्स यहां पर देखा जाए तो बच्चों नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो। द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो।
पर बच्चों अगर हम लोग यहां पे टॉर्क की बात करें तो वो टॉर्क जीरो नहीं है। अगर हम चेक करें तो बच्चों यहां से यहां तक अगर मैं देखूं तो ये लेंथ हमने मान लेते हैं पूरी L है, तो ये कितनी हो गई L/2 एंड सिमिलरली ये लेंथ भी कितनी हो गई L/2। बच्चों अगर इन दोनों फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट किया जाए तो सबसे पहले हमने R क्रॉस F, बच्चों ये हो गया R और फोर्स की डायरेक्शन है बैकवर्ड्स, तो R क्रॉस F देखकर बताइए बच्चों थंब कहां आ रहा है आउटवर्ड्स, तो इसका मतलब टॉर्क कैसा हो गया पॉजिटिव। तो इस टॉर्क को हम लोग लिखें तो पॉजिटिव ये हो गया L/2 इंटू F। सिमिलरली बच्चों इस पर्टिकुलर फोर्स के लिए टॉर्क निकालें तो आंसर दीजिए ये हो गया हमारे लिए R। बच्चों कहां जा रहा है ये R नीचे, और फोर्स है आगे की तरफ, तो आगे की तरफ अपनी फिंगर्स को हम लोगों ने रोटेट किया। देखकर बताइए थंब की डायरेक्शन अगेन कहां है आउटवर्ड्स, और इसके लिए हम लोगों ने टॉर्क कैसा लिया है पॉजिटिव, तो प्लस L/2 इंटू एफ। तो देखकर बताइए टोटल टॉर्क हमारे पास हो गया FL/2 प्लस FL/2 दैट इज FL। तो क्या आपने नोटिस किया कि नेट फोर्स तो जीरो है बट नेट टॉर्क जीरो नहीं है। बच्चों इसी एग्जांपल को जो हमने यहां पर डिस्कस किया है, यहां पर फोर्स के इस कपल को हम लोग नाम देते हैं फोर्स कपल। बच्चों फोर्स कपल की डेफिनेशन क्या होती है कि एक बॉडी अगर हमारे पास है तो हम उस पे दो फोर्सेस लगाएं जिनका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम हो पर डायरेक्शन ऑपोजिट हो, जिनका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम हो और डायरेक्शन हो ऑपोजिट, और साथ साथ उनके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या लाइन ऑफ एक्शन जिसको बोल सकते हैं वो अलग अलग हो। तो उस केस में उस बॉडी पर नेट फोर्स तो जीरो होगा बट नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा। इस एग्जाम्पल को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं फोर्स कपल। जैसा कि आप देख रहे हैं अ पेयर ऑफ फोर्सेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन नोन एज फोर्स कपल। तो बच्चों ये एक अच्छा छोटा सा उदाहरण बन सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए। इट इज पॉसिबल टू हैव नेट टॉर्क बट नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इस पर बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अ कपल प्रोड्यूसेस प्योरली ट्रांसलेटरी मोशन, नो। प्योरली रोटेशनल मोशन, यस। ये बॉडी क्या कर रही थी रोटेट कर रही थी जब हमने कपल यहां पर अप्लाई किया था फोर्स कपल जिसने टॉर्क जनरेट किया था। बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, नहीं। तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों प्योरली रोटेशनल मोशन। आगे डिस्कस करते हैं बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन है। इफ रॉड इज एट रेस्ट in given situation then find value of n, value of n dash and value of friction and minimum value of mu so that rod remains at rest। बच्चों इस एग्जाम्पल पे चर्चा करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हमें एनसीईआरटी में भी दिया गया है। बच्चों ये जो रॉड आप इमेजिन कर रहे हैं उसके लिए बोला गया है कि ये सरफेस स्मूथ है जबकि ये वाली जो सरफेस है वो कैसी है रफ, और हमसे बोला गया कि इस रॉड को हमने रेस्ट पे रखा हुआ है। बच्चों इमेजिन कीजिए कि ये अगर रॉड इस तरह से वहां पर रखी है, अगर इसको हम लोग रिलीज कर दें तो बच्चों इसकी स्लिपिंग टेंडेंसी कुछ ऐसी होगी। आप देखिए बॉटम मोस्ट पॉइंट कहां जा रहा है आगे, और अगर सरफेस रफ है तो जैसे ही बॉटम मोस्ट पॉइंट सरफेस के रिस्पेक्ट में आगे जाएगा, इसको आगे जाने से रोकने के लिए फ्रिक्शन कहां लगेगा पीछे। तो बच्चों आप नोटिस कर रहे हैं कि इसकी स्लिपिंग टेंडेंसी आगे होने की वजह से फ्रिक्शन कहां लग रहा है पीछे, और दो जगह कांटेक्ट है बच्चों, तो एक नॉर्मल रिएक्शन का नाम रख दिया हमने एन सरफेस के परपेंडिकुलर, और दूसरा भी नाम हमने रखा है एन डैश विच इज आल्सो सरफेस के परपेंडिकुलर जो नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन है। रॉड का मास बच्चों 6 केजी और लेंथ उसकी 10 मीटर दी है। तो हमसे बोला गया कि बच्चों ये रॉड जो है वो रेस्ट पे है, हमें इसको रेस्ट पे ही रखना है। तो हमें ये वेरिएबल्स कैलकुलेट करने हैं, नॉर्मल है, एन डैश है, फ्रिक्शन है और म्यू है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। रॉड रेस्ट पे है मतलब ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की बच्चों अगर हम लोग बात करें तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स क्या होता है जीरो, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता है बच्चों नेट टॉर्क जीरो। तो ये दोनों इक्विलिब्रियम्स में है तो हमें फोर्सेस को भी बैलेंस करना है, साथ में नेट टॉर्क को भी जीरो करना है। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम लोग इसको सॉल्व करें ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम के लिए, तो आंसर दे एक फोर्स जो हमें इसके सेंटर ऑफ मास पे मार्क करना चाहिए बच्चों वो कौन है mg। बच्चों mg की वैल्यू अगर 6 kg की रॉड है तो कितनी हो जाएगी 60 न्यूटन। तो सबसे पहले अगर हम लोग y डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस कर दें तो आंसर दीजिए y डायरेक्शन में नीचे है mg और ऊपर है नॉर्मल। तो बच्चों n की वैल्यू यहां पर mg के बराबर आ गई जिसकी वैल्यू हमने लिख दी 60 न्यूटन। ये तो हो गया बच्चों हमारे पास नॉर्मल की वैल्यू विच इज n।
दूसरा बच्चों ये जो एन डैश है जो आगे लग रहा है वो किसको बैलेंस कर रहा है? फ्रिक्शन को। कहां पे? पीछे। तो हमने एक्स डायरेक्शन में अगर फोर्सेस को बैलेंस किया है तो एन डैश की वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ रही है बच्चों? फ्रिक्शन के बराबर। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड। तो बच्चों यहां तो चर्चा हुई कि कौन सा फोर्स आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, यानी कि ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। अब हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में बच्चों आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालिए, ये नेट टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट कितना आना चाहिए? 0। अगर ऐसा है देन बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो बच्चों नेक्स्ट पेज पे हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने फोर्सेस को मार्क करना है बच्चों, ये कौन सा फोर्स था? नॉर्मल। ये कौन सा फोर्स है? एन डैश। यहां पे फोर्स कौन सा था? mg, जिसकी वैल्यू है 60। और यहां पे जो फोर्स था वो कौन सा है? फ्रिक्शन। बच्चों आप नोटिस कर रहे हैं कि अगर मुझे रोटेशनल इक्विलिब्रियम निकालना है तो नेट टॉर्क इज इक्वल टू क्या करना होगा? 0। सबसे पहली चीज बच्चों, अगर मुझे ये पॉइंट सिलेक्ट करना है कि किसके अबाउट नेट टॉर्क निकालूं, तो हमारी मर्जी, हम किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क निकाल दें, हर पॉइंट के अबाउट 0 आना चाहिए। बट बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को अगर आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं तो हम हमेशा उस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेशन करें जिस पॉइंट से मैक्सिमम फोर्सेस होकर गुजर रहे हैं। देखिए इस पॉइंट से नॉर्मल भी गुजर रहा है और इस पॉइंट से हमने फ्रिक्शन को भी गुजरते देखा। तो हमने सीखा हुआ है कि अगर फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन उस पॉइंट से होकर गुजर रही है जिस पॉइंट के अबाउट हमको टॉर्क निकाल रहे हैं, तो इन दोनों का टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। केवल और केवल बच्चों इन दोनों फोर्सेस का हमें टॉर्क वहां पर कैलकुलेट करना रह जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों टॉर्क की कैलकुलेशन। बच्चों आंसर दीजिए, यहां से लेकर यहां तक की अगर लेंथ देखी जाए तो वो कितनी होगी? L/2। पूरी लेंथ अगर मैंने L मान ली तो उसका हाफ कितना हो गया? L/2। पर बच्चों जैसा हम लोगों ने सीखा है कि जब टॉर्क निकाल रहे हैं तो या तो आर एफ परपेंडिकुलर होना चाहिए या फिर एफ आर परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो बच्चों अगर ये एफ है तो क्या मैं यहां से यहां तक का आर परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर सकता हूं? तो जवाब दें, अगर ये मेरे पास L/2 है बच्चों, तो L/2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेक कीजिए, ये क्या है? L/2। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? L/2 cos 37, यानी कि ये वैल्यू L/2 cos 37। बच्चों टॉर्क कैलकुलेट कीजिए mg का। तो देखें राइट हैंड थंब रूल से, ये है r, और अगर हम लोग फोर्स की देखें डायरेक्शन, तो फोर्स जा रहा है नीचे तो थंब कहां रहा है? आउटवर्ड्स। तो इसका मतलब टॉर्क कैसा हो गया? पॉजिटिव। तो बच्चों अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू हो गई L/2 cos 37 और फोर्स की वैल्यू है बच्चों mg। अब बात करते हैं इस नॉर्मल के लिए। बच्चों आंसर दीजिए, इस नॉर्मल एन डैश की वैल्यू की बात करें, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं आगे की तरफ, और जिस पॉइंट के अबाउट हम लोग टॉर्क निकाल रहे हैं, सपोज कर लीजिए ये पॉइंट कौन सा है? O। तो यहां से वहां तक एक परपेंडिकुलर लेंथ हमको कैलकुलेट करनी है सो दैट F और R एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। बच्चों ऑब्जर्व करें, यहां से यहां तक ये पूरी लेंथ कितनी है? L। तो अगर मैं L का वर्टिकल कंपोनेंट कर दूं, ये वाला, ये पूरा लेंथ, तो आंसर दे, ये अगर L है तो ये हो जाएगा L cos 37 और ये क्या हो जाएगा? L sin 37। तो हमें यहां पर परपेंडिकुलर लेंथ मिल गई है। तो बच्चों नोटिस कीजिए, जो हमको कैलकुलेट करना था N, N डैश और F, उसके लिए कैलकुलेशन में हमने टॉर्क निकाला, तो ये हो गया L sin 37 और ये हो गया N डैश। बच्चों जरा टॉर्क की डायरेक्शन सब सोच के बताएं कैसी होगी? R क्रॉस F। तो थंब कहां जा रहा है? इनवर्ड्स, तो इसका मतलब नेगेटिव। तो बच्चों ये हो गया माइनस L sin 37 N डैश इज इक्वल टू नेट टॉर्क कितना होना चाहिए? 0। तो कैलकुलेशन कीजिए, एक तो इस L से हमने L कैंसिल कर दिया। बच्चों cos 37 कितना होता है? 4/5, साथ में ये 2 है। mg की वैल्यू हमने बच्चों प्रीवियस केस में 60 निकाली थी, यहां पर इसको आगे ले जाइए तो n डैश sin 37 कितना होता है? 3/5। बच्चों 5 से ये 5 कैंसिल कर दिया हमने, तो ये हो गया हमारे पास 120। 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, 120 इज इक्वल टू n डैश इंटू 3। तो n डैश की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई हमारे पास? 40 न्यूटन। ये आ गया हमारे पास n डैश। तो बच्चों n हम लोग निकाल चुके हैं, वो mg के बराबर था विच इज इक्वल टू 60। n डैश हम लोगों ने यहां पर अभी अभी कैलकुलेट किया। अब बारी है म्यू की। बच्चों f इज इक्वल टू क्या होगा? म्यू। अब बारी है कौन सा n ले,
एन डैश लें या फिर एन लें, तो ऑलवेज रिमेंबर हम जिस सरफेस का फ्रिक्शन निकाल रहे हैं उसकी कैलकुलेशन के लिए उसी सरफेस का यहां पर हमको नॉर्मल कंसीडर करना है। तो ये हो गया म्यू एन। बच्चों एफ किसके बराबर था? ये वाला एफ एन डैश के बराबर, और एन डैश की वैल्यू आ गई है 40, म्यू हमको निकालना है, और एन की वैल्यू बच्चों कितनी है? 60। तो म्यू की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 40/60, दैट इज ये हो गया 2/3, द वैल्यू ऑफ म्यू दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो हमसे पूछा गया था। बच्चों इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। बच्चों अगेन ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके क्वेश्चंस भी काफी बार नीट में पूछे जा चुके हैं। बच्चों एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले उस पर छोटा सा डिस्कशन करते हैं। बच्चों एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल की कैलकुलेशन बिल्कुल वैसी है लगभग जैसी हमने टॉर्क की थी। वहां पर हमने क्या सीखा था कि आर और एफ एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखने हैं, और उसका तरीका क्या था? या तो आर को एफ के परपेंडिकुलर बना दो या फिर एफ को आर के परपेंडिकुलर बना दो। बच्चों ऐसे ही यहां पर एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसकी इक्वेशन होती है आर क्रॉस पी। अब बच्चों इसको अगर हम लोग थोड़ा सा अरेंज करके लिख दें तो बच्चों पी क्या होता है? mv, तो m को बाहर कर देते हैं और ये हो गया आर क्रॉस वी। अब हमें जब इसकी कैलकुलेशन करनी होगी तो कैलकुलेशन के दौरान बच्चों हम लोग आर और वी को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखेंगे, और उसके तरीके क्या है जरा चेक करें। बच्चों मान लीजिए कि यहां पर हमारे पास एक पॉइंट है O जिसके अबाउट हमें कैलकुलेशन करनी है एंगुलर मोमेंटम की, और बच्चों यहां पर हमने एक m मास का पार्टिकल इमेजिन कर लिया जो आगे की तरफ जा रहा है किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी v से। तो बच्चों सबसे पहले हमें r चाहिए। r क्या होगा? जिस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट हमें कैलकुलेशन करनी है वहां से इस पार्टिकल तक का पोजीशन वेक्टर, और मान लीजिए कि जो वेलोसिटी है इससे वो किसी पर्टिकुलर एंगल पर है, मान लेते हैं वो थीटा है। बच्चों इसकी कैलकुलेशन करें तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो r को v के परपेंडिकुलर ले जाओ या v को r के परपेंडिकुलर ले आओ। तो बच्चों आंसर्स दें, अगर मैं v को कंपोनेंट कर दूं तो एक होगा v cos थीटा और एक होगा v sin थीटा। एक तरीका तो ये हो गया कि मैंने यहां पर r और v को परपेंडिकुलर कर दिया। तो बच्चों r और v परपेंडिकुलर हो गए, आई मीन ये v sin थीटा, तो उससे हमारे लिए एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। क्या होगा? r, m तो वहीं की वहीं है, ये r और ये v sin थीटा, तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की कैलकुलेशन हो जाएगी। जरा चेक करें बच्चों, m तो हो गया मास, r इंटू वी साइन थीटा, तो एम आर वी साइन थीटा, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट दिस पॉइंट O। या तो ये तरीका है, या दूसरा तरीका बच्चों अगर हम लोग अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे, ये हो गया O, ये है हमारा पार्टिकल जो v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, ये हो गया हमारे लिए पोजीशन वेक्टर बच्चों वेक्टर r, और ये है हमारे लिए एंगल थीटा। तो बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पर इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, तो आर को परपेंडिकुलर लाने के लिए पार्टिकल जिस लाइन पर चल रहा है उस लाइन ऑफ मोशन को पीछे एक्सटेंड कर दें, और उसके बाद जिस पॉइंट के अबाउट आप कैलकुलेशन कर रहे हैं वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारे लिए आर परपेंडिकुलर। बच्चों जरा जवाब दें, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी हो गया कितना? थीटा। तो आर का ये कंपोनेंट आर कॉस थीटा और ये कितना हो जाएगा? आर साइन थीटा। तो वापस से हमारा आंसर आ गया आर साइन थीटा इंटू एम वी। तो एग्जैक्टली आंसर दोनों से सेम आएंगे, तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने टॉर्क के लिए भी अप्लाई किया था। अब इसके क्वेश्चंस हम लोग करते हैं और क्वेश्चन से हम लोग इसको अप्लाई करके आंसर समझते हैं कैसे निकालते हैं। इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, बच्चों सबसे पहले जो वेलोसिटी है वो कैसी है? कांस्टेंट। देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ये बोल रहे हैं कि अगर पार्टिकल किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो और एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट हमें कैलकुलेशन करनी हो, एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट बच्चों हमें कैलकुलेशन करनी हो, फिक्स पॉइंट के अबाउट, तो उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट आएगा। जैसे कि चेक करें बच्चों, मान लीजिए कि एक m मास का पार्टिकल है और इस O पॉइंट के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो अगर इस m मास के पार्टिकल को बच्चों हम v कांस्टेंट यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चला दें, तो एक स्टडी हमको करनी है पॉइंट A पर और एक स्टडी करनी है हमें पॉइंट B पर। वेलोसिटी और मास दोनों ही पॉइंट पर एग्जैक्टली सेम है। तो बच्चों इस फिक्स पॉइंट से हमें सबसे पहले क्या चाहिए? आर परपेंडिकुलर। तो बच्चों ये दोनों ही केस में लाइन ऑफ मोशन इस पार्टिकल की ये है जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, और यहां से अगर हमको व्हेन पार्टिकल इज एट पॉइंट ए निकालना है तो बच्चों ये हो गया आर परपेंडिकुलर। तो मुझसे लिखवाएंगे कि एंगुलर मोमेंटम लिखिए, तो बच्चों आर परपेंडिकुलर इंटू एम वी
फॉर दिस पार्टिकल ए, तो वही लिखा हुआ है एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ इज mv इंटू आर परपेंडिकुलर। साथ में बच्चों अगर पॉइंट बी के लिए हम लोग कैलकुलेट करें तो आंसर दीजिए आर परपेंडिकुलर फॉर दिस पॉइंट पी इज ऑल्सो सेम, तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम भी इसके लिए बिल्कुल सेम आएगा। तो वही चीज ऊपर लिखी है विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो बच्चों ये जो नोट है वो एब्सोल्युटली राइट है। आगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर इसका बनता है तो हम इसके आंसर्स दे सकते हैं। एक और क्वेश्चन बच्चों हम लोग यहां पर अप्लाई करें, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो बच्चों वैसा ही क्वेश्चन है, वो हमारी प्रैक्टिस के लिए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और मान लीजिए ये एम मास का पार्टिकल एक्स एक्सिस के पैरेलल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो मोमेंटम हो गया बच्चों इसका mv। तो ओरिजिन के अबाउट हमें इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है बच्चों, ये रहा हमारे लिए ओरिजिन। बच्चों सबसे पहले देखें, अगर मैं इसकी लाइन ऑफ मोशन को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूं तो ये हो गया हमारे लिए आर परपेंडिकुलर। तो आंसर दीजिए, जब तक ये आगे चलता रहेगा तब तक ना तो आर परपेंडिकुलर चेंज हो रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी है तो ना ही ये mv चेंज हो रहा है। इसका मतलब इस O के अबाउट अगर हमसे पूछा जाए तो इसका आर परपेंडिकुलर mv ये हो गया हमारे लिए एंगुलर मोमेंटम। तो बच्चों v भी कांस्टेंट और r परपेंडिकुलर भी सेम, तो ये पूछ रहे हैं इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन इंक्रीजेस विद टाइम, नो, डिक्रीजेस विद टाइम, नहीं, इज कांस्टेंट, यस, ये बिल्कुल सही है। तो हमारे लिए सही ऑप्शन आ जाता है थर्ड। आगे बच्चों चर्चा करें इस क्वेश्चन की। अगेन एक अच्छा क्वेश्चन, हम टॉर्क में भी इस तरह के क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन द पार्टिकल इज एट हाईएस्ट पॉइंट। बच्चों हमने इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, अब जब ये पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर है तो हमें कैलकुलेट करना है इसका एंगुलर मोमेंटम। बच्चों आंसर्स दें, हाईएस्ट पॉइंट पर पार्टिकल के पास वेलोसिटी का सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसके हिसाब से कितना आएगा, मास m, और वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा। तो बच्चों हमने क्या सीखा है एंगुलर मोमेंटम के लिए, कि जिस पॉइंट के अबाउट हमें कैलकुलेट करना है वहां से आर परपेंडिकुलर निकालने के लिए मैंने लाइन ऑफ मोशन को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया है। और बच्चों यहां से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप कर दिया। क्या बच्चों ये आर परपेंडिकुलर हमारे लिए एच के बराबर आ रहा है, तो यस, हमें आर परपेंडिकुलर मिल गया। तो अगर मैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूं तो बच्चों आर परपेंडिकुलर किसके बराबर है, एच के, और मोमेंटम है mu cos थीटा। तो बच्चों h इंटू mu cos थीटा। h का फॉर्मूला बच्चों हम सभी को याद है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और यहां पर हमें mu cos थीटा मोमेंटम दिया है। इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग अपना एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसमें एक और कैलकुलेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि एक एक्सिस जो O से पास हो रहा है और हमें एक रिजिड बॉडी इसके अबाउट रोटेट करती हुई नजर आ रही है। तो बच्चों जब ये रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है तो इसके अंदर कोई एक मास पार्टिकल हमने इमेजिन किया जो सर्कुलर मोशन कर रहा है ऑफ रेडियस r, और इस इंस्टेंट पर इसकी स्पीड v है। तो बच्चों इस पर्टिकुलर पार्टिकल का अगर मैं एंगुलर मोमेंटम लिखूं तो मान लेते हैं कि इसका मास कितना है dm। तो बच्चों r ये तो हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस और dmv ये हो गया इसका मोमेंटम। तो ऐसे कितने पार्टिकल्स होंगे बच्चों इस पूरी बॉडी के अंदर, इनफाइनाइट। तो अगर उन सभी इनफाइनाइट पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम को हम लोग इंडिविजुअली ऐड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, तो हमें मिल जाएगा इस रिजिड बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम। और बच्चों वही चीज हम लोग निकालने जा रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ प्योरली रोटेटिंग ऑब्जेक्ट अबाउट फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, और बच्चों उसकी वैल्यू आती है L इज इक्वल टू आई ओमेगा। बच्चों यहां पर L का मतलब है एंगुलर मोमेंटम अबाउट फिक्स्ड एक्सिस पासिंग थ्रू O, और I का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू O ऑफ दिस बॉडी। तो बच्चों इसको कैसे अप्लाई करना है वो हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे, पर फिलहाल हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, एनसीईआरटी के पॉइंट्स टू पॉन्डर में ये लिखा हुआ है, द एंगुलर मोमेंटम L एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आर नॉट नेसेसरली अ पैरेलल वेक्टर्स। बच्चों हम लोग जैसे मोमेंटम की बात करते हैं P, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। हमको क्या सिखाया जाता है, हम क्या सीखते हैं कि जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है वही डायरेक्शन मोमेंटम की होती है। तो बच्चों हम लोगों ने अभी अभी एक रिलेशन देखा कि L इज इक्वल टू आई ओमेगा है।
तो कई बार हम लोग सोच लेते हैं कि जैसे P बराबर mv में जो v की डायरेक्शन है वही हमारे लिए मोमेंटम की आती है, तो क्या ऐसा भी यहां पर होता है? तो इस चीज को बच्चों हम लोग यहां पर सॉल्व करके देखते हैं। इसका बच्चों एक अच्छा एग्जाम्पल हम लोग क्रिएट करते हैं। मान लीजिए बच्चों कि ये हमारे पास एक सीलिंग है, पॉइंट O है। यहां से हम लोगों ने एक पेंडुलम को कोनिकल वे में हम लोगों ने, जिसको कोनिकल पेंडुलम बोलते हैं, इस तरह से हम लोग सर्कुलर मोशन करा रहे हैं। और बच्चों ये हो गया हमारे लिए एक्सिस जिसके चारों ओर ये घूम रहा है। तो बच्चों अगर ये इस तरह से घूम रहा है तो हम लोग सर्कुलर मोशन में ओमेगा की डायरेक्शन निकालना सीखते हैं। तो बच्चों अगर ये इस तरह से घूम रहा है तो ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? अलोंग द एक्सिस। तो ओमेगा की डायरेक्शन बच्चों अलोंग द एक्सिस है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। मुझसे बोला गया कि आप एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन निकालिए। तो बच्चों एंगुलर मोमेंटम हमने अभी अभी सीखा m r क्रॉस v। बच्चों r क्रॉस v से हमको एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन मिल जाएगी। r क्रॉस v करके देखते हैं। बच्चों अगर मैं यहां पर इमेजिनेशन करूं तो ऑब्जर्व कीजिए कि इस पॉइंट O से r की वैल्यू जो है वो ये आ रही है। ये क्या है हमारे लिए? r। और इमेजिन कीजिए कि अगर ये ऐसे घूम रहा है लाइक दिस, ऐसे, तो आंसर दीजिए ऐसे घूमते हुए अगर इस इंस्टेंट पर देखूं तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड्स। इमेजिन करो ऐसे ये घूम रहा है, तो जिस इंस्टेंट पर मैं समझाने जा रहा हूं उस इंस्टेंट पर अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन देखें तो वो कैसी है? आउटवर्ड्स। तो r क्रॉस v करते हैं। बच्चों ये है r, ये r की डायरेक्शन, और v कहां है? बाहर आपकी तरफ। तो बच्चों ये r और v, तो देखिए r क्रॉस v करने पर जो थंब आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, और थंब की डायरेक्शन फिलहाल यहां पर किसको डिनोट करेगी? वेक्टर l को। तो हमने जो वेक्टर l बनाया बच्चों वो इस डायरेक्शन में बनाया। जरा नोटिस कीजिए कि वेक्टर l और ओमेगा इस समय सेम डायरेक्शन में नहीं है। तो इसका मतलब वही स्टेटमेंट हमको ऊपर लिख कर दिया है कि l और ओमेगा हमेशा पैरेलल वेक्टर्स हों ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं जिनमें ये दोनों पैरेलल नहीं आते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक एग्जाम्पल हमको दिया गया है, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट गिवन एक्सिस। बच्चों जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के क्वेश्चंस आते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस हमको काफी ज्यादा मिलते हैं, और अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम लिखना आता है तो मैं बड़ी आसानी से उन क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकता हूं। बच्चों इस एक्सिस के अबाउट एक डिस्क जिसका मास m और r है वो इस तरह से ओमेगा से रोटेट कर रही है, और डायमेट्रिकली अपोजिट हमने दो मास पार्टिकल्स को प्लेस किया है, और हमें इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम लिखना है। तो बच्चों एंगुलर मोमेंटम अगर हम लोग एक बॉडी का लिखें एक्सिस के अबाउट तो वो कितना है? आई ओमेगा। हम मैग्नीट्यूड्स पे काम कर रहे हैं। बच्चों अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे पूछूं तो किस किस का लिखा जाएगा? डिस्क का और इन दोनों इंडिविजुअल पार्टिकल्स का। तो सबसे पहले डिस्क की बात करें तो बच्चों डिस्क के सेंटर से गुजर रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mr²/2 फॉर द डिस्क। प्लस बच्चों ऑब्जर्व कीजिए एक्सिस से इस पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r, और साथ में इसकी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? r। तो अगर हम लोग वहां पर इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें तो mr² प्लस mr²। और बच्चों अगर ये डिस्क के ऊपर रखे हैं तो जितने ओमेगा से डिस्क घूम रही है उसी ओमेगा से ये दोनों पार्टिकल्स भी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। तो ये तो हो गया सिस्टम का आई, और यहां पे लग गया इनकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ये हो गया हमारे लिए इस पूरे सिस्टम का गिवन एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम। इसको यूज कैसे करना है बच्चों वो आगे समझते हैं। पहले हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में क्या सीखते हैं कि अगर सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। बच्चों ऐसे ही रोटेशनल मोशन में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का स्टेटमेंट है कि अगर सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व रहता है। जरा इसके स्टेटमेंट पे देखें। इफ टॉर्क एक्सटर्नल अबाउट O इज इक्वल टू, बच्चों ये क्या लिखा हुआ है? जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ते हैं, वैसे ही रोटेशनल मोशन के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू एक्सटर्नल टॉर्क। बच्चों यहां पर हमने एक शर्त लगा दी कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो जीरो हो, तो बच्चों एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो हो गया तो एल नॉट इनिशियल इज इक्वल टू एल नॉट फाइनल, मतलब जो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल है सिस्टम का वही एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का कैसा आएगा? फाइनल। पर इसके लिए एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द सिस्टम क्या होना चाहिए? जीरो।
एप्लीकेशन देखते हैं इसकी किस तरह से हमको अप्लाई करना है, नोन एज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल बच्चों एग्जाम में पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन है ये, और बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। इफ अर्थ श्रिंक्स टू अ रेडियस half of present radius suddenly and without any external agent, keeping mass constant, then find new time period of earth about its own axis। बच्चों पहले इसको इमेजिन करते हैं, क्या सिचुएशन बोली उन्होंने कि कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं है, फोर्स नहीं है, टॉर्क नहीं है, और उन्होंने बोला कि सडनली ये श्रिंक हो गई। तो बच्चों अगर ये सडनली श्रिंक हो गई तो जो मास डिस्ट्रीब्यूशन इसका एक्सिस से बहुत दूरी पे था, वो मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस के पास आ जाएगा, और एक्सिस के अगर वो पास आ गया तो सोच के देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, कम। पर ऐसा होने के लिए वहां कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, और बच्चों एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम जो आई ओमेगा होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट। तो बच्चों एंगुलर मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो मतलब आई और ओमेगा कांस्टेंट है, तो ओमेगा क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। जरा जवाब दें, यहां पे अगर ये श्रिंक हो गई तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया जैसा हमने बात की, तो बच्चों इसका ओमेगा बढ़ जाएगा। अगर इसकी रोटेटिंग स्पीड बढ़ गई बच्चों तो डे की ड्यूरेशन क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि अगर अभी वो किसी पर्टिकुलर ओमेगा से घूम रही है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने से उसका ओमेगा सडनली बढ़ जाए तो एक दिन का ड्यूरेशन जो होगा बच्चों वो कम हो जाएगा, और वही चीज हमको कैलकुलेट करनी है। राइट नाउ जो बच्चों ओमेगा है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 पाई अपॉन T1, और टाइम पीरियड अभी फिलहाल जो है वो 24 आवर्स है, और ओमेगा 2 में 2 पाई अपॉन T2 में हमें T2 कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, T2। तो अगर हम लोग यहां पर अप्लाई कर दे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। बच्चों I1, क्या इस अर्थ को हम एक सॉलिड स्फीयर की तरह कंसीडर कर लें, और उस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बच्चों, 2/5 mr²। ओमेगा 1 कितना है, 2 पाई अपॉन T1, और T1 की वैल्यू बच्चों कितनी है, 24 आवर्स। इसी तरह से I2 हो जाएगा बच्चों 2/5m, बच्चों रेडियस कितनी हो गई है, r/2, तो 2/5m r/2 का स्क्वायर, तो ये हो गया r²/4। और नया टाइम पीरियड बच्चों हमको कैलकुलेट करना है इन फॉर्म ऑफ T2। तो मैक्सिमम पैरामीटर कैंसिल हो रहा है, 2/5mr² से 2/5mr², 2 पाई से बच्चों ये 2 पाई कैंसिल हो गया, 4 से ये 6 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आवर्स। मतलब ये हुआ कि जो डे की ड्यूरेशन है वो घटकर 6 आवर हो जाएगी, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए तो। आगे डिस्कशन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। केस 1, when a person sitting on turntable suddenly folds his arms, angular velocity increases। बच्चों अगर हम लोग उसी पे चर्चा करें कि L अगर कांस्टेंट है तो ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। अगर हम लोगों ने L को कांस्टेंट माना है क्योंकि कोई एक्सटर्नल टॉर्क हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे। बच्चों मान लीजिए एक टर्न टेबल है, एक रोटेटिंग चेयर है। अगर हम लोग नोटिस करें तो अगर मैं रोटेटिंग चेयर पे बैठ जाऊं और अपने आर्म्स को इस तरह से ओपन करके अगर हम लोग घूमने लग जाएं, तो बच्चों एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर मेरे हाथों में मास के डिस्ट्रीब्यूशन को देखा जाए तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास दूरी पर है, जिसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आएगा, तो ओमेगा की वैल्यू कम रहेगी। पर बच्चों अगर मैं घूमते हुए अपने हाथ को फोल्ड कर लूं तो इस केस में जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी एक्सिस से दूरी कम हो गई, जिससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, तो ओमेगा की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन में बोला गया व्हेन अ पर्सन सिटिंग ऑन टर्नटेबल सडनली फोल्ड हिज आर्म्स, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस, एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर हमसे बोला गया बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन। बच्चों ये एग्जांपल है किसका, गन बुलेट सिस्टम, जो कि हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में पढ़ते हैं, तो ये हमारा एग्जांपल एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का नहीं है। इफ आइस ऑन पोल्स ऑफ अर्थ मेल्ट्स देन ड्यूरेशन ऑफ डे इंक्रीजेस। बच्चों पोल की आइस मेल्ट होके मान लीजिए यहां पर इक्वेटर्स पे आ गई तो एक्सिस से दूरी बढ़ जाएगी, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो ओमेगा कम हो जाएगा, रोटेटिंग स्पीड कम हो गई तो डे की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, और वही लिखा हुआ है डे की ड्यूरेशन बढ़ गई। एंड ballet dancer stretches his arms so angular velocity of rotation decreases। तो बच्चों बैले डांसर स्ट्रेचेस हिज आर्म्स, वही बात है कि अगर उसने अपनी आर्म्स को इस तरह से स्ट्रेच कर लिया तो एक्सिस से उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू कम हो जाएगी, और वही चीज यहां पे लिखी है। तो हमने जो ऑप्शन अपना ढूंढा है वो ये है। अगर हमसे पूछा गया विच इज नॉट देन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो आंसर है बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन। बच्चों इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें लिखा हुआ है, इस समय ये रिंग है, ओमेगा से रोटेट कर रही है,
एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट ज्योमेट्रिकल एक्सिस। फिर बोला गया कि दोनों पार्टिकल्स ऑफ ईच ऑफ मास m जेंटली प्लेस्ड एट द टू डायमेट्रिकली पॉइंट्स ऑन द रिंग। बच्चों ये हमने जैसे ही प्लेस किए ओमेगा चेंज हो गया। देन फाइंड फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा चेंज क्या हुआ सोचिए, हमने जैसे ही उनको प्लेस किया तो वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम बढ़ गया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम बढ़ेगा तो बच्चों ओमेगा पे फर्क पड़ रहा है। हम लोग प्रीवियस एग्जांपल्स में ये डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर मैं यहां पर I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 दैट इज इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम को इक्वेट कर दें, तो बच्चों इनिशियली सिर्फ एक रिंग थी, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था बच्चों mr², जैसा कि मास हमने m r और ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है, और ओमेगा 1 था कितना ओमेगा, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। अब बच्चों जब मैंने इन दोनों को इसके ऊपर प्लेस कर दिया तो mr² रिंग का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही है, पर एक्सिस से इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस r होने से टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों पार्टिकल्स का बच्चों कितना हो गया 2mr², जैसा कि आप देख रहे हैं। मास m और m जैसा हमको दिया है सेम, और एक्सिस से इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों अगर मैं देखूं तो ये कितनी है r। और अब मुझे नया ओमेगा कैलकुलेट करना है जिसको हम डिनोट कर रहे हैं किससे, ओमेगा डैश से। बच्चों चेक करो r² और r² आपस में कैंसिल, तो ओमेगा डैश की वैल्यू कितनी आ गई, ये है m ओमेगा, और m प्लस 2m नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया हमारे लिए फाइनल एंगुलर वेलोसिटी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे बच्चों नेक्स्ट डिस्कशन हमारे पास है एक क्वेश्चन, इफ रॉड इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वर्टिकल पोजीशन देन फाइंड। बच्चों यहां पे जो क्वेश्चन हम लोगों ने आपके सामने लिया है ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पर है। जब ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है तो बच्चों वहां हम लोग काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं, हाफ mv², और रोटेटरी मोशन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हम लोग क्या लिखते हैं, हाफ I ओमेगा²। तो बच्चों उसी का यूज करके हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में ये रेफरेंस है और हमसे जो पूछा जा रहा है कि रॉड इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वर्टिकल पोजीशन देन फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड जस्ट बिफोर द कोलिजन एज वेल एज फाइंड वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट P जस्ट बिफोर कोलिजन विद ग्राउंड। बच्चों इमेजिन करें कि जब ये रॉड वर्टिकली प्लेस्ड है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर अगर हम लोग इमेजिन कर लें तो बताइए ये सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पर है रेफरेंस से, तो जवाब आता है L/2। और बच्चों जब ये रॉड इस तरह से रोटेट करते हुए यहां आके गिरेगी तो सेंटर ऑफ मास इसका ग्राउंड पे आ जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0। पर वो सारी पोटेंशियल एनर्जी जो लॉस हुई है वो किस में कन्वर्ट हो गई बच्चों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन में। तो अगर मैं यहां पे पहले केस को सॉल्व करूं तो मास है m, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे mgh, h की वैल्यू कितनी है L/2, इट इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हाफ I ओमेगा²। बच्चों क्या इस एक्सिस के, इस हिंज पॉइंट के अबाउट हम लोग इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं कितना होता है, ml²/3। अप्लाई करो, mgL/2 इज पोटेंशियल एनर्जी में लॉस और गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और I की वैल्यू मैंने क्या बोली, ml²/3, और एंगुलर वेलोसिटी हमको कैलकुलेट करनी है। बच्चों जो पैरामीटर्स कैंसिल हो रहे हैं उनको करते हैं, एक L से ये एक L कैंसिल, M से ये M कैंसिल, साथ में इस 2 से ये 2 कैंसिल, 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 3g, और बच्चों यहां पर हमारे पास क्या बचा है L, और इधर रह गया ओमेगा²। एक बार फिर देखें, M से M, L से एक L कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, यहां बचा है 3 जो g के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एक L जो बचा है वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और स्क्वायर अगर हम लोग यहां से हटा दें तो ओमेगा की वैल्यू आ गई √3g/L। साथ में मुझसे पूछा गया वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P जस्ट बिफोर कोलिजन विद ग्राउंड। बच्चों इस P पॉइंट को देखिए, ये सर्कुलर पाथ मूव करते हुए आ रहा है, और इसके सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है बच्चों ये इस पूरी लेंथ L के बराबर है। तो अगर मुझसे पूछा गया कि यहां पर आप इसकी स्पीड निकालिए जब ये यहां पर आ गया है, तो बच्चों v इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा r। क्या हम लोग ओमेगा अभी अभी कैलकुलेट कर चुके हैं, √3g/L, और r की वैल्यू बच्चों कितनी है L, जैसा अभी मैंने आपके सामने रखा। हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए L को रूट के अंदर ले आए तो 3gL²/L, तो v की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, √3gL। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हम लोगों ने डिस्कस किए बेस्ड ऑन क्वेश्चन, कुछ टॉर्क के थे, कुछ एंगुलर मोमेंटम के थे, कुछ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के थे।
और फर्दर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बच्चों डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। ऑल द बेस्ट।